नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सीटेट की परीक्षा वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। अब एग्जाम में आपसे हंटर कमीशन के बारे में पूछ लिया जाए अथवा भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर यही रहेगा, क्योंकि दोनों का नाम लगभग लगभग क्या सभी एकदम सेम है, क्योंकि हंटर कमीशन को ही भारतीय शिक्षा आयोग ही कहा जाता है। आयोग की नियुक्ति के कारण, अब जब भी कोई आयोग बनता है तो उसकी नियुक्ति का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो आइए देखते हैं कि हंटर कमीशन आयोग की नियुक्ति के कारण आखिर क्या थे। तो विश्वविद्यालय का उद्देश्य नागरिक का संपूर्ण विकास न होकर केवल ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना हो गया जो केवल शासन के लिए उपयोग हेतु हो सके। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, सबसे पहले हमने मैकाले का विवरण पत्र के बारे में पढ़ा, उसकी शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में पढ़ा। उसके बाद जब उससे असहमति को प्रदर्शित किया गया, असहमति जताई गई, तो हमारा आया वुड का घोषणा पत्र। तो वुड का घोषणा पत्र आया, उसी की ही जितने भी दायरे थे, जितने भी उनके उद्देश्य थे और जितने भी सुझाव थे, उनको आगे बढ़ाते हुए हमारा भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन आता है। तो इस आयोग के नियुक्ति के कारण ही ये था कि जो विश्वविद्यालय थे उनका उद्देश्य नागरिक का संपूर्ण विकास नहीं था, बल्कि सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना था जो कि शासन के लिए उपयोगी हो। अब उसके अंदर नैतिकता का भाव हो या ना हो, वो एक अच्छा नागरिक हो या ना हो, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था। उनको बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो केवल बाबू बनकर डिग्री ले ले और उनके काम आ सके, बस। वुड के आज्ञा पत्र की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया, जिससे शिक्षा में नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। मैंने आपको वुड के घोषणा पत्र में बताया था कि उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा के बारे में सुझाव दिए, लेकिन उन सुझावों को सही से लागू नहीं किया गया। वो केवल ऑन पेपर ही रहे, केवल लिखित दस्तावेज के रूप में वो पड़े रहे, उनको ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। इसीलिए भी इस आयोग की नियुक्ति की गई। अब लोगों के पास डिग्रियां तो आ गई, संस्थान केवल डिग्री बांटने के केंद्र बनकर रह गए, लेकिन देश में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देश में बेरोजगारी बढ़ती गई और देश का जो युवा वर्ग था वो आक्रोश में आ गया था। इसीलिए इस आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग की नियुक्ति कब होती है? तो 3 फरवरी 1882 ब्रिटिश लोकसभा के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की घोषणा की। अब सर विलियम हंटर जी ने इसमें अध्यक्षता की, इसीलिए इस आयोग का नाम भी हंटर कमीशन रख दिया गया। आयोग में कुल 30 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय मूल के प्रतिनिधि थे, जिसमें से सैयद महमूद गुलाम, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस, केटी तेलंग, पीरंगनंद, मुदालियर महाराजा, जितेंद्र टैगोर, संचालक श्री BL राइस आदि। आप इसमें से एग्जाम में अगर 2-3 सदस्यों के नाम भी लिख देंगे तो आपका चल जाएगा। आयोग के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि वुड के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा आयोग को काफी प्रभावशाली शब्दों में सुनिश्चित कर दिया और मैं भी उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ। मतलब इन्होंने क्लियर कह दिया कि हमें जो वुड के घोषणा पत्र की जो नीतियां थी हमें वो पसंद आई और हम उसी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उन्हीं नीतियों को ही हम लागू करने वाले हैं। आगे देखते हैं आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव क्या क्या थे। तो आयोग की सिफारिशें यह थी कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। भारतीय प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनता में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ना केवल सरकारी बाबू बनने हेतु उच्च शिक्षा में प्रवेश करना। मतलब कि अगर आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उनका सर्वांगीण विकास हो, ना कि केवल सरकारी बाबू बनने के लिए या फिर उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए शिक्षा प्राप्त करें। प्राथमिक शिक्षा प्रसार हेतु राज्यों को विशेष सहायता मिलनी चाहिए।
पाठ्यक्रम में ऐसे शिक्षा का मिश्रण होना चाहिए जिसमें छात्र स्वावलंबी हो सके, जैसे भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, बही खाता, कृषि आदि। ठीक है, आगे देसी पाठशाला की बात करें तो देशी पाठशालाओं के बारे में इन्होंने कहा कि देशी पाठशाला को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इनके पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गरीब परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए और संचालन की जिम्मेदारी जिला बोर्ड व नगर पालिका को सौंप दी जाए। तो देशी पाठशाला के लिए उन्होंने यह कहा। आगे चलते हैं, इन्होंने माध्यमिक पाठशाला के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने माध्यमिक पाठशाला के बारे में कहा कि सहायता अनुदान प्रणाली द्वारा आयोग और अनुभवी भारतीयों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार सौंप दिया जाए। पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा इन्होंने। उन छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो और उन छात्रों के लिए जो व्यवहारिक व व्यावसायिक शिक्षा चाहते हो। मतलब कि इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। माध्यमिक शिक्षा वाले बच्चों को एक वो जो आगे पढ़कर उच्च शिक्षा में हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, और दूसरी इन्होंने वर्ग बना दिया कि ऐसे बच्चे जो व्यवहारिक और जो थोड़ा बिजनेस का, व्यवसायिक का ज्ञान लेना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो। आगे इन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में बोला कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। पुस्तकों का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए और योग्य व गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, यानी उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिले ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। इस आयोग की एक अच्छी बात यह थी कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन्होंने तीनों शिक्षा के बारे में अच्छे से बताया, मतलब खुलकर बात करने की कोशिश की। इसके अलावा अन्य सुझाव इनके थे कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, मुस्लिम शिक्षा को समर्थन दिया जाए, आदिवासियों की शिक्षा व पिछड़ी जातियों की शिक्षा पर भी काम किया जाना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। बाकी इस आयोग के अगर गुण की बात करें तो पाठ्यक्रम में व्यवहारिक और व्यवसायिक विषयों को स्थान दिया इन्होंने, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ग व सभी स्तर की शिक्षा की बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने सभी वर्ग के बारे में बात की। कोई उच्च शिक्षा में जाना चाहता है उनकी बात की, कोई व्यवसायिक शिक्षा, कृषि की शिक्षा और इन सब चीजों के बारे में जानना चाहता है तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। उच्च, प्राथमिक और माध्यमिक सारे स्तर की शिक्षा की बात की इन्होंने। तो वही है कि इन्होंने सभी वर्ग व सभी स्तर की शिक्षा की बात की। माध्यमिक शिक्षा में छात्रों की रुचि को भी महत्व दिया, जैसे कि आपको बताया कि माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया था, तो वो इनका एक पॉजिटिव पॉइंट था, उनका गुण था। आगे अगर हम दोष की बात की जाए तो सरकार ने शिक्षा की जिम्मेदारी जनता पर डाल दी, जिससे शिक्षा का उचित ढंग से प्रसार नहीं हो सका और शिक्षा का लाभ भी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका। इन्होंने क्या किया कि जो जिम्मेदारी थी कभी बोर्ड पे डाल दी, कभी नगर पालिका पे डाल दी और कभी उस मतलब देशवासियों पर डाल दी, भारतीयों पर डाल दी। तो मतलब एक तरीके से इन्होंने किनारा कर लिया, एक सुव्यवस्थित तरीके से चीजों को नहीं रखा गया, तो यह इसका एक दोष माना जाता है। हाँ तो दोस्तों, यह था हमारा हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक जानकारी इस हंटर आयोग के बारे में प्राप्त हुई होगी। हंटर आयोग के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ और एक्सप्लेन करके बताया, आप उसको एग्जाम में उसी प्रकार से लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आप सभी को सभी पीडीएफ समय पर मिल सके और आप सभी अपनी परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सके। ओके, अगर आपको किसी और वीडियो के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।